नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगले 72 घंटे पूरी दुनिया के लिए बड़े अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला ले सकते हैं। और आज ट्रंप ने ना सिर्फ अमेरिकी सेना को रेड अलर्ट मोड में किया है, बल्कि मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में जो सबसे बड़ा यूएस एयरबेस है कतर में, वहां पर लड़ाकू विमानों की नई खेप रवाना की है। उधर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनी, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि ट्रंप अगर हमला करते हैं तो इस सूरत में ईरान की जो सेना है मुंह तोड़ जवाब देगी। और इस बार मध्य एशिया में, यानी अरब वर्ल्ड में, मध्य एशिया में जितने भी एयरबेस हैं, यूएस एयरबेस हैं, वो सबसे पहले टारगेट में होंगे। अब यह बयान ईरान की तरफ से ट्रंप को सीधा सीधा मैसेज है कि अगर आप जंग के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इजराइल के उकसाने पर ट्रंप वाकई ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? और अगर ईरान पर हमला करते हैं और ईरान रिटेलिएट करता है तो क्या हम और आप इस सदी की सबसे बड़ी जंग देखने जा रहे हैं? दोस्तों, ट्रंप जो है वो दुनिया की और खासकर मध्य एशिया की पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, एक नया ऑर्डर बनाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में। या फिर उनकी नज़र जो है वो ऑयल के सबसे बड़े खजाने पर है जो ईरान के पास है। उनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो असल में क्या है? फिलहाल ऐसे ही लगता है कि वो सबसे पहले स्टेप 1 में खामनाई के निज़ाम को बदलना चाहते हैं और एक कठपुतली सरकार, अपनी मन माफिक सरकार वहाँ पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ट्रंप अभी भी मौके की तलाश में। और इस मौके से मेरा मतलब यह है कि ट्रंप चाहते हैं कि किसी सूरत से बैरिक से ईरान की सेना सड़कों पर उतरे और प्रदर्शनकारियों से लड़े, बड़ी संख्या में मौतें हों, तब अमेरिका को कहीं ना कहीं एक बहाना मिल जाए, एक जस्टिफिकेशन मिल जाए ईरान में रिजीम चेंज करेगा, ईरान पर हमला करने का। अभी जो मौजूदा स्थिति ईरान में है उसमें आर्मी की जगह, सेना की जगह पैरामिलिट्री, जैसे हमारे देश में सीआरपीएफ होती है या सीआईएसएफ होती है, वहाँ के अर्ध सैनिक बल लड़ रहे हैं, सैनिक नहीं लड़ रहे हैं। और ट्रंप चाहते हैं कि सेना जब बैरिक से बाहर निकले, सेना जब कार्रवाई करे, दमन करे, तब अमेरिका हमला करे। इस पर मैं आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा। उधर अली खामनाई जो पिछले 30-40 वर्षों में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि किसी भी सूरत में, किसी भी तरह जो ये हिंसा है सड़कों पर, जिस तरह से पब्लिक आ गई है और वायलेंस कर रही है, पुलिस के साथ जो है वो गोलीबारी हो रही है, या फिर हथियारबंद पैरामिलिट्री के साथ जो है वो वायलेंस हो रही है। अब खामनाई चाहते हैं कि ये जो सड़कों पर हिंसा हो रही है इसको वो काबू कर सकें और मुस्लिम अरब वर्ल्ड को मैसेज दे सकें कि खामनाई का ये जो निज़ाम है ये शांति चाहता है, ये पीस चाहता है। और इसीलिए शायद सरकार पिछले 3-4 दिनों से हर शहर में बड़ी बड़ी पीस मार्च निकाल रही है, आप जिसे शांति जुलूस कह सकते हैं, वो वहाँ निकाले जा रहे हैं। लेकिन अब मुसीबत ये है कि ये जो वायलेंस है, ये जो हिंसा है, ये रुक नहीं रही और अब पथराव की जगह कई जगहों पर गोलीबारी और आगजनी हो रही है। अब ईरान के विदेश मंत्री, उनका ये कहना है कि भाई ये जो उपद्रवी हैं, ये जो हिंसा लोग कर रहे हैं, दरअसल इनके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, उनके स्लीपर सेल हैं जो इस हिंसा को बढ़ा रहे हैं, या यूँ कहें आग में घी डाल रहे हैं। अब अगले 72 घंटों में ईरान की सड़कों पर अगर हिंसा नहीं रुकती है और बढ़ जाती है तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि फिर ट्रंप फाइनल डिसीजन क्या लेंगे। वो फाइनल डिसीजन ट्रंप का क्या होगा? शायद हमला ही होगा। और ये जो हमला है, ये जो मिलिट्री स्ट्राइक है, एक और शख्स हैं जो चाहते हैं कि ट्रंप हमला करे, और वो शख्स हैं ये साहब, रज़ा पहलवी, अपने को क्राउन प्रिंस कहते हैं ईरान का। अब दरअसल इनके जो फादर थे वो आखिरी शाह थे ईरान के, और 40 बरस पहले उनको निष्कासित किया गया था। आज की तारीख में रज़ा पहलवी 2, यानी ये जो क्राउन प्रिंस हैं जो ट्रंप की गोद में बैठे हैं, ये वापस तेहरान लौटना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर ये हिंसा बढ़ती है, मिलिट्री एक्शन होता है, निज़ाम बदला जाता है, खामनाई का निज़ाम हटता है,
तो फिर गद्दी इन्हीं को मिलेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एडवाइस कर रहे हैं। आज इन्होंने एक वीडियो बयान जारी करके ट्रंप साहब से कहा है कि आप ओबामा से बेहतर हैं क्योंकि आप मैन ऑफ एक्शन हैं, और हमें लगता है कि आप हर सूरत में एक्शन लेंगे, और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ तो बहुत से लोग मर जाएंगे, हिंसा और बढ़ेगी। ये फिलहाल क्राउन प्रिंस का मैसेज था। इरादे आप समझ ही रहे हैं, गद्दी इनको भी चाहिए। और एक साहब और हैं जो खामनेई की जो ये निज़ाम है उसको बदलना चाहते हैं, तख्ता पलट करना चाहते हैं, और ये साहब भी जाने पहचाने चेहरे हैं, खिलाड़ी हैं। नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री जिनकी मोसाद इस वक्त कहर भर पा रही है। नेतन्याहू भी चाहते हैं कि मिलिट्री स्ट्राइक हो सो दैट ईरान की जो मिसाइल पावर है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सके। तो ये भी रिजीम चेंज चाहते हैं नेतन्याहू, और वो चाहते हैं कि क्राउन प्रिंस को ही बैठा दिया जाए। अगर कठपुतली सरकार तेहरान में आती है तो फ़ायदा तेल अवीव को भी है, इजराइल को भी है, फ़ायदा वाशिंगटन अमेरिका को भी है। तो दोस्तों ये कहा जा सकता है कि अगले 3 दिन, अगले 72 घंटे बहुत ही निर्णायक है। अब इन 3 दिनों में अगर हिंसा कम होती है, खामनेई जो है वो इस हिंसा को कम कर देते हैं, रोक देते हैं, तो फिर ईरान जो है कहीं ना कहीं युद्ध से बाहर निकल सकता है। और अगर ये हिंसा बढ़ती है, बेकाबू होती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो फिर ये एडवांटेज नेतन्याहू है, एडवांटेज क्राउन प्रिंस रज़ा पहलवी है, एडवांटेज अमेरिका है, जहां अमेरिका मौके की तलाश में फिर हमला कर सकता है। तो फाइनल क्वेश्चन ये है कि अगर हिंसा बढ़ती है और हमला होता है अमेरिका का, तो वाकई हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया एक जंग के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। अब दोस्तों ये जो मसला है इतना आसान नहीं है, और इसकी गहराई में जाने के लिए आज 2 खास मेहमान, 2 टॉप एक्सपर्ट्स जो ईरान को समझते हैं, जो मिडिल ईस्ट को समझते हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों के द्वंद्व को समझते हैं। 2 एक्सपर्ट्स वो आपके सामने होंगे। एक साहब हैं अमरीश मिश्रा, जो ईरान से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद 2 जनवरी को हिंदुस्तान वापस लौटे। और हमारे साथ अहमद काज़मी साहब हैं। अब काज़मी साहब ने तो आप कह सकते हैं उम्र की सारी पत्रकारिता मध्य एशिया पर ही फोकस करी है, वो भी एक्सपर्ट हैं। इन दोनों को सुनिए, हालात काफ़ी करीब से आपको देखने को मिलेंगे। अमरीश जी भाई, आखिरी तैयारी, अंतिम तैयारी जिसे कहते हैं, वो यूएस ने स्टार्ट कर दी है। कतर के एयर बेस में, जो सबसे बड़ा बेस है मिडिल ईस्ट में, वहाँ काफ़ी हलचल है। कुछ नए जहाज़ भी वहाँ रवाना किए गए हैं, तैनाती हो रही है। उधर ये कहा जा रहा है कि जो बसीज, जो पैरा मिलिट्री, जैसे हमारे मुल्क में सीआरपीएफ होती है, जो सबसे बड़ी पैरा मिलिट्री फोर्स है, उसके ठिकानों पर सबसे पहला टारगेट किया जाएगा। क्योंकि एक मैसेज ट्रंप देना चाह रहे हैं कि साहब जो बसीज, ये जो पैरा मिलिट्री है, यही कत्लो गारत कर रही है, यही गोली चला रही है। तो ये जो प्लान है, आपको क्या लगता है कि वाकई अगले 48 घंटे बहुत जबरदस्त एक्शन हो सकता है? ये तो देखिए, एक एक स्ट्रेटजी ये है कि उनको लग रहा है कि बासिज को अगर हटा दिया जाए तो उसके बाद आईआरजीसी को या तो उतारेगा, मतलब ईरान उतारेगी, आर्मी और उतारेगी जी। आर्मी उतारेगी, और आर्मी के आने के बाद और जस्टिफिकेशन मिल जाएगा क्योंकि फिर और बड़ा ट्रंप को। कत्लेआम होगा। तो ये जी। एक थिंकिंग है। लेकिन दूसरी थिंकिंग ये है कि बासिज पे हमला करने से अमेरिका इस चीज से भी बच जाएगा कि वो सीधे उसने खामनेई पे हमला करना है, और वो जो प्रेशर पड़ रहा है वो भी उसको कर लेगा, और ये भी फिर कहने को हो जाएगा अमेरिका को कि देखो हमने बदला लिया, हमने इतने प्रोटेस्टर्स मारे गए, हमने बदला लिया। यानी ईरान के अंदर लोग मारे गए लेकिन अमेरिका ने बदला लिया, और ये एक मैसेज जाएगा सारे एंड जो भी और भी देशों में जो रिजीम चेंज अमेरिका चाहता है करना, बहुत सारे देश हैं ऐसे, तो उनके भी ऑपोजिशन को मैसेज जाएगा कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है। तो ये तो है संभावना हुई जी। ओके। मसला थोड़ा सा पेचीदा होता चला जा रहा है। काज़मी साहब, ये जो अमरीश मिश्रा कह रहे हैं कि जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस है उनको ट्रंप टारगेट करना चाहते हैं। तो अगर ईरान की पैरा मिलिट्री फोर्सेस को टारगेट किया गया, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया, तो क्या आपको लगता है ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, रिटेलिएट करेगा, क्या अपनी मिसाइलें निकालेगा? और अगर मिसाइलें निकालता है, वो दागता है, तो उसके टारगेट फिर क्या है? देखिए, यकीनी तौर पर
ईरान जवाब देगा। वो किसी एक हुकूमत के एक किसी ऑर्गन पर हमले को वो मुल्क पर हमला समझेगा। ये ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में फौज को हमला कर दीजिए और पुलिस को कर दीजिए और बसीज को कर दीजिए और बाकी सिस्टम खामोशी से देखता रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला। और उनके पास वो भी हथियार जो अब तक इस्तेमाल नहीं किए हैं, जिनके बारे में अभी दुनिया नहीं जानती। डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि हमारे पास बहुत से सरप्राइजेस हैं जो अगर हम पर हमला हुआ तो हम वो सरप्राइजेस देंगे दुनिया को। बिल्कुल सरप्राइजेस नहीं नहीं नहीं, सरप्राइज का मतलब क्या? वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सा चौंकाने वाले हथियार हैं। तो क्या ऐसे हथियार जो पिछली बार नहीं निकाले थे उसने, ईरान ने? पिछली बार जब हम लड़ाई हुई थी इजराइल से, तब क्या वो हथियार दुनिया ने नहीं देखे थे? कुछ नए तरीके के हथियार हैं ये। यकीनी तौर पर नए किस्म के हथियार हैं और वो टेक्नोलॉजी से, हथियारों से बहुत तैयार हैं। और इस तैयारी का एक सैंपल अभी 2 दिन पहले सामने आया। एलन मस्क अपना ये स्टारलिंक इंटरनेट वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उसको भी उन्होंने जाम किया। तो अब जो जंग है वो सिर्फ बमों की शक्ल में ही नहीं, सिर्फ मिसाइलों की शक्ल में नहीं, उससे कहीं और ज्यादा भी कुछ हो सकता है। और आज उनका जो बयान आया है वो सरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। वो बल्कि फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये भी कहा कि अमेरिका अगर चाहता है तो कर ले, टेस्ट कर ले एक बार, कोई बात नहीं। पहले भी टेस्ट कर चुके हैं, इस बार भी हम तैयार हैं पूरी तरह से जवाब देने के लिए। तो सरप्राइजेस की तैयारी है, टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास भी तैयारी काफी मजबूत है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है काज़मी साहब जो इशारा कर रहे हैं वो जो फतेह जैसी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जिनके बारे में अमेरिकन मीडिया भी मानती है कि अगर ये मिसाइलें हाइपरसोनिक हाई स्पीड 5x 5 टाइम्स ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा जिनकी स्पीड है, अगर इनसे हमले होते हैं मिडिल ईस्ट में तो इनको रोक पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आप कह सकते हैं तबाही का मंजर फिर कुछ और होगा। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था अमरीश जी, मान लीजिए ये कह रहे हैं कि भाई नए हथियार निकालेंगे और एक नया अजूबा दुनिया के सामने देंगे, वो ईरान देगा। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं इनका टारगेट फिर क्या होने जा रहा है? क्या इजराइल टारगेट पहला होगा या यूएस के जो एयर बेस हैं वो टारगेट होंगे? ईरान की प्रायोरिटी फिर क्या है जब वो हमला करता है? देखिए, ईरान की प्रायोरिटी इस समय, अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो अमेरिकन बेसिस को टारगेट करेंगे। इजराइल के थ्रू अगर हमला हुआ, क्योंकि दोनों चीज हो सकती है और साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, क्योंकि देखिए B-2 बॉम्बर्स फिर वहां पहुंचे हैं, जो अल उदेद एयरबेस है कतर का, वहां पर पहुंचे हैं। F-35 और F-15 दोनों जहाज वहां कतर में भी हैं और सीरिया में जो बेसिस हैं अमेरिका के, वहां पर भी है। और हमने बताया था आपको कि वो जो सिस्टम है, ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम, मतलब उसका नाम ही आप देखिए कितना बड़ा है। वो अमेरिका कह रहा है कि वो हमारा छुपा अस्त्र है, उससे हमारे एयरक्राफ्ट जब उड़ेंगे और वो स्ट्राइक करेंगे तो ईरान के रडार पकड़ नहीं पाएंगे। उधर ईरान कह रहा है कि हमारे पास जो सरप्राइजेस की जो बात हुई है, हमारे पास देखिए साउंड की स्पीड है 1235 किलोमीटर पर आवर, और साउंड की स्पीड से जैसे मैक 5 मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा, 5000 किलोमीटर पर आवर। मैक 10 मतलब 10,000 किलोमीटर पर आवर। ईरान के पास मैक 15 तक की स्पीड के मिसाइल, 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा। जी मतलब आप चाह रहे हैं कि सेकंड के अंदर इजराइल में मिसाइल है, सेकंड के अंदर कतर का जो बेस है उस पर मिसाइल है, सेकंड्स में 1 2 3 अटैक हो गया। देखिए उसमें अगर क्योंकि देखिए आपको याद होगा 12 दिन के युद्ध के समय सिज्जिर मिसाइल ईरान ने छोड़ी थी, जो हवा में नाची थी और उसने डांस किया था इजराइल में स्ट्राइक करने के पहले, और इजराइल को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद जो अभी मैं बात कर रहा हूं, अब इसमें देखिए अभी तक ईरान ने अब वो गेसिंग गेम में डाल दिया है दुनिया को। खुर्रम शहर है वो, फतेह है वो, कौन सी मिसाइल है, देशपुर सिस्टम है, क्या है। और अगर वो 15, क्योंकि 15 मैक से के बराबर उसके ऊपर रशिया और चाइना के पास है, अमेरिका के पास भी 20 मैक से ज्यादा नहीं है। तो ये जो ईरान की कैपेबिलिटी है, जिसके बारे में इजराइल का असेसमेंट है कि है उसके पास, ये जो ईरान की कैपेबिलिटी है ये छुपी चीज है, उसको ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन ये एक चीज है।
बड़ी बात एक अमरीश जी ने कही, क्योंकि 1 जनवरी या 2 जनवरी को ये ईरान में थे कुछ दिन पहले, और वहाँ के जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, सेमिनार में थे। ये कह रहे हैं कि साहब, जो ध्वनि की जो गति है, जो आवाज़ की स्पीड है, साउंड की स्पीड है, साउंड की स्पीड से 15 गुना तेज़ दोस्तों, उससे भी तेज 15 गुना इस रफ्तार की मिसाइल से हाइपरसोनिक, यानी जिसकी जो स्पीड है 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जो एक हवाई जहाज है वो 600-700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, यानी हवाई जहाज से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 20 गुना ज़्यादा स्पीड। ऐसी मिसाइलें जिनको रोक पाना नामुमकिन होगा, यानी एक तबाही का मंजर मुझे तो कम से कम दिख रहा है। और दुनिया को ये इस तरह का अगर अटैक होता है अमेरिका की तरफ से, फिर अगर ईरान रिटेलिएट करता है, दुनिया कांप सकती है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ भाई काज़मी साहब, आप तो अली खामनाई साहब से भी मिले हैं, उनके लोगों से भी मिले हैं, आप ईरान 25 मरतबा गए। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अली खामनाई वो कहते थे कि साहब हम जंग अवॉइड करना चाहते हैं, हम तबाही नहीं चाहते हैं, हम कत्लो गारत नहीं चाहते हैं। अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्या अली खामनाई ये मिसाइल का बटन दबा देंगे, क्योंकि सुप्रीम लीडर कमांडर वही, क्या वो अली खामनाई भी तैयार हैं या सरेंडर कर सकते हैं कि भाई छोड़ो, खत्म करिए, चलिए हम सरेंडर करते हैं? अली खामेनेई के नाम के साथ सरेंडर बिल्कुल कभी सोचा भी नहीं जा सकता। वहां आप देखेंगे कि वो इतना सेल्फलेस किस्म का लीडर है कि वो बहरहाल मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो जरूर जवाबी कार्रवाई करना चाहेंगे, यकीनी तौर पर करना चाहेंगे। और उनके यहां तो बिल्कुल शुरू से, जब से इस्लामी इनकलाब आया, उनके यहां बेसिक्स में यह है कि अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है और इजराइल कैंसरस नासूर है, ट्यूमर है, इसको इस इलाके से खत्म होना है। तो वो तो उस बेसिक्स पर चल रहे हैं। और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को जिस तरह से उन्होंने मजबूत किया है, पिछले 2 साल से ज्यादा की जंग जिसमें इजराइल को वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल ही नहीं हो सके, उसके पीछे ईरान खड़ा है। और अब अगर डायरेक्ट ईरान पर कोई हमला होगा, यकीनी तौर पर बहुत मजबूत जवाब देंगे। अमरीश भाई, आप क्योंकि मिडिल ईस्ट के भी एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आपकी दोनों लोगों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हम एक जंग के एकदम कगार पे बैठे, मुहाने पर बैठे हुए, किसी वक्त भी अचानक न्यूज़ ब्रेक हो सकती है कि बमबारी स्टार्ट हो गई। सऊदी अरबिया, मिडिल ईस्ट का जो सबसे बड़ा नेशन है सऊदी अरब, आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब का है। सऊदी अरब किधर जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की जो बादशाहत है, वहाँ के जो क्राउन प्रिंस वगैरह हैं, वो अमेरिका के साथ हैं। क्या वो ईरान के साथ जाएंगे? और क्या जो बाकी जो छोटे छोटे मुल्क हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, चाहे ओमान हो, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, ये जो मुल्क हैं ये भी क्या न्यूट्रल रहेंगे, या सऊदी अरब जो कहेगा वो ये कहेंगे? मतलब क्या ये जो मुस्लिम अरब वर्ल्ड है ये अमेरिका के आगे सरेंडर कर देगा या ईरान के साथ जा सकता है जंग के वक्त? देखिए, मैं आपको बताऊं, 2 इसमें देश सबसे महत्वपूर्ण है, सऊदी अरेबिया और तुर्की। क्योंकि ओके। जो इजिप्ट है, इवन कतर है, उसके बारे में एक तरफ उनको परे रखा जा सकता है फिलहाल। अब मिलिट्री सऊदी पावर अरब नहीं है के उनके बारे पास। में, जी जी। जी, सऊदी अरब के बारे में देखिए, क्लैरिटी है उसकी। इस समय लड़ाई चल रही है यूएई से। यूएई ने कहा है कि हम सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे एक आउटपोस्ट बनाएंगे जो इजराइल हैंडल करेगा। इसको लेके सऊदी अरेबिया ने जवाबी कार्रवाई की है और उसने कहा है कि हम एक मुस्लिम नेटो यहां मिडिल ईस्ट में बना देंगे। ठीक मुस्लिम है। नेटो ना अमेरिका चाहता है ना इजराइल चाहता है। अब इससे देखिए, सीधी बात है कि अगर ईरान के साथ जंग होती है तो उसमें सऊदी अरेबिया, कम से कम मुझे ऐसा लगता है, सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी बात, तुर्की की जो पार्टी है, अर्दोगन जिस पार्टी के हैं, एके पार्टी, उसके स्पोक्स पर्सन का आज बयान आया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। अब ओके। इतना कैटेगोरिकल स्टेटमेंट कभी नहीं आया है ये टर्की से ईरान के पक्ष में। क्यों? क्योंकि टर्की और ईरान तो हमेशा से एक देखा जाता है कि वो आपस में, उनमें झगड़ा है। सऊदी अरेबिया भी ईरान में झगड़ा है। ये इस तरह से वेस्टर्न मीडिया प्रोजेक्ट करता है। लेकिन ये बयान टर्की का आना,
फिर सऊदी अरेबिया का पूरी तरह से यूएई से इस समय ऐसी स्थिति है कि मरने मारने की पूरी एक बातें हो रही हैं। तो मुझे जी। ये बड़ा ही अजीब सा टाइम है मिडिल ईस्ट के ओके। लिए, कुछ भी हो सकता है। ओके। सऊदी अरब और टर्की जैसे जो बड़े मुल्क हैं जिनके पास थोड़ी मिलिट्री पावर है, अगर हम कतर, बहरीन, ओमान, इन कंट्रीज़ को देखें तो उनसे ज़्यादा है। और इनकी मतलब इनकी जो सहमति होगी, अगर ये ईरान के साथ जाते हैं तो फिर वो मिडिल ईस्ट की जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब वर्ल्ड है, उनके साथ जा सकता है। सऊदी अरब, टर्की क्या करते हैं? अमरीश भाई कह रहे हैं कि भाई अभी देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं झुकाव ईरान की तरफ है। काज़मी साहब, आखिरी सवाल है, फिर एक मैं छोटा सा एक रिएक्शन अमरीश जी से लूंगा। क्या आपको लगता है कि हालात तो खैर बेकाबू हैं, ज़मीन की स्थिति बहुत ख़राब है, कई हज़ार लोगों के मरने की खबर भी है, और हम तो नहीं चाहते हैं कि कहीं भी हिंसा हो दुनिया के किसी भी कोने पे जगह पर। क्या अभी भी अली खामनाई के पास एक ऐसी सिचुएशन है जहां इस हालात को काबू पाया जा सकता है? और जिस तरह से पीस प्रोसेशन वहां पर जो शांति के जुलूस निकल रहे हैं और इस निज़ाम के फेवर में निकल रहे हैं, क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में क्या खामनाई इस माहौल को ठंडा कर सकते हैं और निज़ाम को बचा सकते हैं, या गेम आपको हाथ से बाहर निकलते हुए दिख रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकार के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुए हैं, वो इसी यही मैसेज देने के लिए हुए हैं, या अगर हम एक पत्रकार के तौर पर ये कहें कि अगर ये कराए गए हैं तो वो इसीलिए कराए गए हैं कि वो अपनी ताकत दिखा सकें कि हमारे साथ लोग ज्यादा हैं, सरकार के साथ लोग ज्यादा हैं। ज़्यादा है। तो इस ताकत को दिखा करके सिचुएशन को स्टेबलाइज करना, जो प्रोटेस्ट खिलाफ हो रहे हैं उसको ठंडा करना, कमजोर करना। जी। क्या आपको लगता है, अमरीश जी ऐसे कह रहे हैं कि भाई सिचुएशन कंट्रोल होने के कुछ आसार दिख रहे हैं, क्योंकि पीस प्रोसेशंस जो हैं, शांति के जुलूस हैं, उनमें लोगों की जो भागीदारी है बढ़ रही है? क्या आपको लगता है कि ये जो शांति जुलूस अगर निकले और सिचुएशन कंट्रोल में हुई तो फिर तो खतरा टल जाएगा? और उधर अली रज़ा रज़ा पहलवी साहब कह रहे हैं, क्राउन प्रिंस कह रहे हैं कि भाई ट्रंप जो है उनके लिए यही समय है कि हमला कर दें। क्या आपको लगता है कि डेस्परेशन में ट्रंप जल्दी हमला कर देंगे, इससे पहले कि अली खामनाई के हाथ में सिचुएशन आए? मौका नहीं छोड़ना, एक होता ना कि मौका हाथ से ना निकले, मत चूको चौहान हमारे यहाँ कहा जाता है। तो क्या ट्रंप, आपको लगता है कि वो आज कल में या 2-3 दिन के अंदर अगर सिचुएशन इंप्रूव होती है, उससे पहले ही वो हमला कर देंगे? देखिए, हमारी जो रिपोर्ट है वो ये है कि अभी कुछ एक दो पत्ते इजराइल अमेरिका के हाथ में हैं, वो फिर से कुछ ईरान में डिसरप्शन कर सकते हैं इंटरनल, ओके। चाहे वो प्रोटेस्ट के मामले, और या उसके कुछ बाद असैसिनेशंस करा दें? असैसिनेशन भी करा सकते हैं। कुछ बासिज के लोगों पे अंदर से भी हमले हो सकते हैं, अमेरिका स्ट्राइक करे एक तो, और अंदर से भी हमले बासिज के ऊपर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में फिर से स्थिति वहीं पर आ जाएगी जहां से शुरू हुई थी, और फिर अमेरिका स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि फिर देखिए क्या होगा, बासिज पे हमले होंगे, बासिज हमला करेगा, और बासिज फिर मतलब एक पैरामिलिट्री? जी। पैरामिलिट्री, जो शुरू में आपने भी बताया, जो बासिज जो पैरामिलिट्री है, जी। और फिर अमेरिका को एक और जस्टिफिकेशन मिलेगा कि हम अ, सीधे हमला करें। तो इसलिए ओके। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह का कहना है कि इस हफ्ते के अंत तक अगर ट्रंप रुकेगा तो मैक्सिमम इस हफ्ते के अंत तक रुकेगा, और वो कुछ ना कुछ वहां पर बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक है। इस हफ्ते यानी आप कह सकते हैं कि 3-4 दिन का वक्त है। कुछ पत्ते अभी चलना बाकी हैं मोसाद और सीआईए को। वो चाहते हैं कि इंटरनल रिफ्ट को और आगे, जो अंदरूनी लड़ाई है, इसको और ज़्यादा रप्चर किया जाए, और ज़्यादा उसमें एक गहरे घाव किए जाएं, कि किसी तरह से ईरान में इस वक्त जो हुकूमत के जो दफ्तर हैं, जैसे अदालतें हैं, पुलिस के हेडक्वार्टर हैं, बसीज पैरामिलिट्री के जो हेडक्वार्टर्स हैं, इन पर एक बार कब्जा हो जाएगा तो फिर इस निज़ाम को बदलना आसान होगा। और इन पर अगर कब्जा नहीं हुआ 2-3 दिन के अंदर, तो हो सकता है कि ट्रंप एक लास्ट मेजर, एक आखिरी आप कह सकते हैं वार के तौर पे हमला कर सकते हैं, जिसके लिए कतर के बेस में उन्होंने हलचल शुरू कर दी। देखना होगा दोस्तों क्या होता है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा, दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से चाहता हूँ कि इस तरह की कत्लो गारत, इस तरह की जंग कहीं ना कहीं रोकी जाए, क्योंकि अगर ये जंग होती है
होती है, खबर बहुत बड़ी होगी, लेकिन मुझे लगता है इस खबर के पीछे बहुत भयानक तबाही है। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि आज हमने चाइना का क्या रुख होगा, रशिया का क्या रुख होगा, इस पर हमने बात ही नहीं करी। वो नौबत ही नहीं आई इस इंटरव्यू में बातचीत करते हुए, डिबेट में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर ये जंग होती है, जंग बढ़ती है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो मैं कह रहा हूँ, तृतीय विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, ये कहना मेरा एग्जैगरेशन नहीं है, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है जो हमें स्वीकार करनी होगी और इससे बचना है दुनिया को। अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। और काज़मी साहब, आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप इतना अपडेट लेते रहते हैं, लगातार आप ईरान में लोगों से बातचीत करते रहते हैं। हालांकि इंटरनेट वहाँ डाउन है, उसके बाद भी आपकी बातचीत हो ही जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।